के पास है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। या फिर आप इसको यूं कहेंगे, if every Cauchy sequence इसको इसी की मैं वजाहत कर रहा हूं कि इफ एवरी Cauchy सीक्वेंस in an inner product space, in an inner product space is convergent. ठीक है, if every Cauchy sequence in an inner product space is convergent, then this inner product space is called Hilbert space. Then this is called Hilbert's space. जो नॉर्म स्पेस होती थी, कंप्लीट नॉर्म स्पेस को आप बनाक स्पेस कहते हैं, जबकि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप हिल्बर्ट स्पेस का नाम देते हैं। जो प्रीवियसली मैंने फर्स्ट 4 एग्जांपल्स आपको दी हैं, जिसमें यूक्लिडियन स्पेस है, आरएन स्पेस है, तो उसके बाद भी कोई 2 स्पेसेस मैंने दी, वो सारी की सारी कंप्लीट है, तो ये उसकी एग्जांपल भी होगी। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक्स आपके पास जो है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो कोई भी आप सीक्वेंस लेते हैं, एक्स एन और वाई एन, ये 2 सीक्वेंसेस लेते हैं आप एक्स के अंदर। अगर एक्स एन की लिमिट एक्स हो और वाई एन सीक्वेंस की लिमिट वाई हो, तो इसका मतलब एक्स एन और वाई एन जो सीक्वेंसेस हैं, इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो कन्वर्ज करेगा एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी या ये कन्वर्जेंसी जो है, ये इसको आप इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब कुछ बड़ी यूजफुल चीजें और मजेदार चीजें भी हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। तो एंगल इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये आपको याद होगा कि छोटी क्लासेस के अंदर जब हमने वेक्टर्स को पढ़ा था, तो ए डॉट बी जो होता है, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ए डॉट बी जो होता है उसको हम यूं डिफाइन करते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो cos थीटा की कीमत निकलती है ए डॉट बी, और ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड, और इसी से मोटिवेट होते हुए हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एंगल्स को डिफाइन किया कि लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन द क्वांटिटी थीटा इज डिफाइंड बाय cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आपने इनर प्रोडक्ट लिखा जैसे इसमें ऊपर भी डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और नीचे मैंने एक्स का नॉर्म और वाई का नॉर्म ले लिया। इज कॉल्ड एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जो थीटा है ये एक्स और वाई के दरमियान एंगल कहलाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात क्लियर है, हमने काशे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि एक्स और वाई जो होता है, एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये लेसर इक्वल टू एक्स नॉर्म एंड वाई नॉर्म, इसके ये चीज होती है, ये काशे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। अब इसको दोनों तरफ आप नॉर्म से डिफाइन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है कि
ये नॉर्म इस तरफ आकर डिवाइड होंगे, तो एक्स नॉर्म और वाई नॉर्म, तो ये आपके पास इस तरफ लेस और इक्वल टू 1 आ जाता है। अब इसमें ये चीज को हम क्या कह रहे हैं कि ये cos थीटा के बराबर है। इससे इस बात का पता चला कि cos थीटा जो है वो लेस और इक्वल टू 1 है, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये आपका जो एलिमेंट्री रिजल्ट था कि cos की जो रेंज होती है वो बिटवीन -1 होती है, तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपने एलिमेंट्री लेवल पे वेक्टर एनालिसिस के अंदर जो एंगल को डिफाइन किया था, ये वही कंसेप्ट है, बल्कि उसकी जनरलाइजेशन है। ये नीचे हमने यही नोट के तौर पे लिख दिया कि काशे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी शोज दैट राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड 1, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो इधर अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करें तो जब थीटा 90 होता है तो थीटा 90 पर cos 0 हो जाता है, और हम कहते हैं जी ए और बी जो वेक्टर्स हैं ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो यहां पर भी हम वही कहेंगे कि जिनका इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए। ये सेशन कंप्लीट होने वाला है तो इसीलिए दोबारा उसी लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा जी। हम ये कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स x एंड y in an inner product space x are said to be orthogonal or perpendicular। ये ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कहलाते हैं अगर इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है। देन वी राइट x इज परपेंडिकुलर टू y। तो ये आप सिंपल अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे ये 1 और -1 है, ये मैं आर स्क्वायर के अंदर 2 वेक्टर्स ले रहा हूं। इसी तरह 1 और 1 ले लें। जी नेक्स्ट आपके पास है पैथागोरियन थ्योरम, जिसको आप फिसागोरस थ्योरम कहते थे। कि सपोज ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसकी बेस है और ये इसका अल्टीट्यूड है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। तो पैथागोरस थ्योरम को हम इस तरह से डिफाइन करते थे कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और अल्टीट्यूड का स्क्वायर, इन दोनों का सम। ठीक है, तो अब यहां से हमने उसी तरीके से मोटिवेटेड होते हुए हमने यहाँ पर ए और बी जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, if x is perpendicular to y, then we can say that x plus y norm square is equal to x norm square plus y norm square। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे? देखें x और y ये परपेंडिकुलर है, y और z जो है ये भी परपेंडिकुलर है, और x और z जो है ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस z इन तीनों के नॉर्म सम का नॉर्म का स्क्वायर ये इक्वल होगा x नॉर्म का स्क्वायर प्लस y नॉर्म का स्क्वायर
और इसी तरह z आ जाएगा यहाँ पे z के नॉर्म का स्क्वायर। तो ये 2 वेक्टर्स के लिए, 3 वेक्टर्स के लिए जनरलाइज आप इसको कर सकते हैं, n वेक्टर्स के लिए भी ये ट्रू होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ऑर्थोगोनल सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, उसके जो वेक्टर्स है वो नॉन जीरो हों, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स के अंदर ऑर्थोगोनल कहेंगे, सीक्वेंस को ऑर्थोगोनल कहेंगे अगर उसके उस सीक्वेंस के अंदर से कोई भी आप 2 डिफरेंट टर्म्स लेते हैं और उन 2 डिफरेंट टर्म्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 आ जाते हैं। ठीक है, इनर प्रोडक्ट टर्म्स का कोई भी आप ले, उसकी टर्म्स का, मसलन यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस जो इसको ओपन करके लिखे तो x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास सीक्वेंस है। तो आई जे के नॉट इक्वल का मतलब है डिफरेंट टर्म्स उठाएं, जैसे x1 और x2 ले लेते हैं, तो x1 और x2 जो है ये परपेंडिकुलर हो, इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो। x2 का x3 के साथ ले, x3 का x1 के साथ ले, कोई भी डिफरेंट टर्म्स का अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास 0 आना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम ऑर्थोगोनल सीक्वेंस का नाम देते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एक सीक्वेंस xn लेते हैं, नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, इसकी जो सारी टर्म्स हैं वो सारी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करने के काफी सारे तरीके हैं, ये उनमें से एक बहुत ही आसान सा तरीका है। इसकी एग्जांपल्स अभी मैं आपको बता देता हूँ। और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सपोज दैट नॉन जीरो वेक्टर x इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस x इज ऑर्थोगोनल। अगर ये x जो है ना ये ऑर्थोगोनल है इन तमाम वेक्टर्स के साथ, तो फिर ये जो x होगा ये ऑर्थोगोनल होगा एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xi's। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये x उस लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल है, ये वेक्टर्स हैं, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 को -2 से करेंगे तो -4, ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह इसको इस थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 इज द 4, 1 -2 इज द -2, -2 1 इज द -2, तो ये भी 0 आ गया। तो सेकंड और थर्ड भी ऑर्थोगोनल है। इस तरह फर्स्ट और थर्ड को चेक कर ले, ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। अब ये तीनों वेक्टर्स जो है ना ये ऑर्थोगोनल हैं, मैं ये कहूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो जो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका तो बहुत लेंथी तरीका था, जिसमें आप ये करते थे कि a1 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, a2 x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर a3 और x3, फिर आप इनकी वैल्यूज पुट करके उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो वो भी तरीकेकार है, लेकिन वो लीनियर अलजेब्रा के अंदर, लेकिन ये एक शॉर्टकट वे है। इसी तरह के ट्रिक्स की हमें जरूरत है जो हमें टेस्ट के अंदर हेल्पफुल हो। तो ये भी एक ट्रिक है, इस तरीके से आप उनकी ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर ले। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, तो अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। ये यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें